है सर हमारे इस खास पेशकश में। जाटव साहब, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं क्योंकि हमलावर भी आप ही हो रहे हैं। आपने बयान सुना, आपने वो पूरा डिस्कोर्स सुना है जाटव साहब। आप जिस तरह की बात कह रहे हैं कि अमेरिका में उन्होंने भारत का अपमान किया है, भारत के अपमान एज एन इंटीग्रल पार्ट की हमने तो कहीं वो गूंज सुनाई नहीं दी। यदि आप उसमें कुछ चीजों की टोह रख सकते हैं तो कृपया हमें बताइएगा, क्योंकि उन्होंने एक तरह से सरकार पर हमला बोला है, नॉट एज अ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। उसको उन्होंने बहुत सहेज करके बातें की है। आपको क्या आपत्ति है जाटव साहब? देखिए, राहुल गांधी जी एक कुएं में जिस तरीके से मेढक का समूह होता है, उस प्रकार का एक जीवन उनका पूरा रहा है। इनफैक्ट क्या है कि वो उनका पालन पोषण एक कोठी में रहा और अपने आसपास का जो सुरक्षा बलों के कारण से जो दायरा रहा वो बहुत सीमित लोगों का रहा। और इस कारण से उनका मुझे नहीं लगता कि देश के नागरिकों के साथ में लोगों के साथ में उनका बहुत इंटरेक्शन रहा। देश की संस्कृति को उन्होंने नहीं समझ पाए क्योंकि वो सुरक्षा बलों के कारण से वो एक सीमित दायरे में ही उनका जीवन रहा है। और यही कारण है कि उनके हर एक भाषण में ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं से सुन करके आधा अधूरा ज्ञान लेकर के और फिर वो बोलने के लिए बैठे हैं। जिस प्रकार से सैम पित्रोदा ने भी कहा कि उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया कि ये पप्पू नहीं है या अपने पिता से ज्यादा तेजस्वी हैं। इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि ये सैम पित्रोदा जो है उनको कैलकुलेट करके उनको एक प्रोवोक कर रहे हैं कि हाँ भाई नहीं, नाउ यू आर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और इनफैक्ट सही मायने में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जिस प्रकार आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहां पर अपने देश के अच्छे कामों के बारे में बताना। देखिए, जिनेवा का 92 में एक मीटिंग में नरसिम्हा राव जी ने नेता प्रतिपक्ष हमारे अटल जी थे उस वक्त, तो उनको भेजा और पूरी दुनिया ने कहा कि यार नेता प्रतिपक्ष को भेज रहे हैं। और आप मतलब खुद कांग्रेस में ये दहशत हो गई कि कहीं वहां पर ये भारत के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ ना बोले। मगर वहां जाकर के अटल जी ने जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा, भारत की सरकार का पक्ष रखा, आतंकवादियों से किस प्रकार से निपटना है और कौन कौन मुल्क उन आतंकवादियों को आश्रय दे रहे हैं, उस पर जो उन्होंने पक्ष रखा, तो दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया, भारतीयों ने उसका अप्रिशिएट किया और स्वयं कांग्रेस ने अप्रिशिएट किया। हम अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में जा रहे हैं तो हम अपने देश के अच्छे जो कार्य हैं उनके बारे में जाकर के चर्चा करें। आप वहां जाकर के क्या बोल रहे हैं? आप भारत के यहाँ के जो रोजगार को लेकर के आप वहां पर उसके सामने चीन को बड़ा पेश कर रहे हैं, चीन की इकोनॉमी के बारे में बात अच्छा बोल रहे हैं, भारत के बारे में आप जो है किसी भी सूरत में अच्छा बोलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है यहाँ के डेवलपमेंट को भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप क्रिटिसिज्म ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के साथ में आपका ना इत्तेफाकी हो सकती है, मगर भारत और भारतीयों के साथ में ना इत्तेफाकी ये ठीक नहीं है। और जिस तरीके से भारत की परिभाषा को आपने, भारत एक संघ है यानी समूह ऑफ कंट्री, ऐसा नहीं है। भारत एक अखंड देश है, अखंड भारत है और इस चीज को समझना होगा। शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप विदेश में जा रहे हैं, वहाँ के स्कॉलर्स बच्चों के बीच में ये बात कह रहे हैं, वो कैसा लिखेंगे? नेता प्रतिपक्ष के बारे में उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया है, वो उस चीज को लिखेंगे, वर्षों बाद वो चीजें पढ़ी भी जाने वाली है। और ठीक 12 दिन पहले जब मोदी जी वहां अमेरिका जा रहे हैं, उससे पहले आप एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि भारत इकोनॉमी के लिए ठीक देश नहीं है। आप चीन के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, आप यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अडानी और अंबानी, आप उनके बारे में अनर्गल बातें बयान दे रहे हैं। इस तरीके से क्या भारत आपकी बात के कारण से दुनिया जो है
मुझे नहीं लगता कि दुनिया आपको बहुत सीरियस लेती है। अगर सीरियस ले तो कितना मुश्किल हो इस देश में जो है ना इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्कों का लाना। और डेफिनेटली आप, मुझे नहीं लगता कि जो है भारत की मदद करने गए थे, वहां जाकर के आप चीन की मदद कर रहे हैं, वो आपके भाषण से साफ अच्छा लगता है। सर, बीजेपी अब उन्हें सीरियसली लेती है या नहीं? लोगों की तो आप छोड़ दीजिए, आप सीरियसली लेते हैं? अब वो एक सांसद से उठकर नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और इस बार के चुनावों पर अच्छा खासा असर हुआ है। क्या आप अब भी उनको सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? हम राहुल गांधी जी को शुरू से सीरियसली लेते हैं और उनके हर एक बात को देखिए, हम यहाँ पर बैठ करके उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक डेजिग्नेशन के साथ में है, वो एलओपी है, वो भारत के नेता प्रतिपक्ष के रूप में बात रख रहे हैं। इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें सीरियसली लेते हैं। और आपने एक बात भी कही कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपत्ति हो सकती है, लेकिन उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से वो नफरत नहीं करते हैं, उनके साथ उनकी सहानुभूति है। बहरहाल, राकेश सिंह यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह यादव साहब, आपने सुना अभी जाटव जनता तक आम नेताओं लोग, शायद इसलिए वो ये बात कह भी रहे हैं है कि आप देश का अपमान करते हैं बाहर जाके। लेकिन उसी समय सर मेरे मन में एक और ख्याल आता है कि कांग्रेस भी ये कहती रही है कि प्रधानमंत्री जब अपने ऑफिशियल विजिट पर कहीं विदेश में जाते हैं तो वो भी विरोधियों पर जमकर निशाना करते हैं। कई एग्जाम्पल भी देते हैं। 2018 का उनका मस्कट का दौरा था, ओमन का, जब उन्होंने प्रेडिसेसर्स इंडिया में जो रूल करते हैं उनके ऊपर कहा था कि बहुत ही मिस स्टाइल था गवर्नेंस का, बहुत सारे स्कैम्स थे। तो ऐसे में सर आप भी एक मौका दे देते हैं उन्हें हमलावर होने के लिए कि आप भी तो साहब कहीं ना कहीं वही करते हैं, तो इन्होंने कर दिया तो आप शोर मचाते हैं, आप करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि इसके साथ ही ये भी गौर करने वाली बात है कि वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को भी संबोधित कर रहे थे, तो वहां पर सरकार की उपलब्धियां तो वो नहीं गिनाएंगे उसे। आपने भी बैंक खाते उनके सील किए थे, इस पॉइंट को भी उन्होंने उठाया है। तो सर मौका तो आपने भी दिया है, शायद इसलिए वो ये बात कह भी रहे हैं जाटव साहब। देखिए, सही मायने में कांग्रेस के शासन में जिस तरीके से स्कैम्स हुए और ज्यादातर जो स्कैम्स में जो लोग अरेस्ट हुए, चाहे कितने भी आप केसेस हैं जो इस वक्त ईडी में भी चल रहे हैं या जिस तरीके से उसको सजाएं भी हो रखी है, वो कांग्रेस के जमाने के ही स्कैम्स हैं। और इसी कारण से विदेशी जो निवेशक है वो भारत में आने से बचता था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मामले में, जैसे कि राफेल डील की बात चल रही थी, उसमें लेकर के क्या नाम है, कमीशन को लेकर के या क्या पता किस प्रकार से वो कोई डील नहीं हुई, कोई इंडस्ट्री, कोई भी विदेशी निवेशक भारत में आने के लिए तैयार नहीं था। आपकी भी डील तो सर फंस गई है टेस्ला के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट डील थी। अरे सुने, अभी मेरी बात सुने, मेरी बात वो होने के बाद बोले ना, तो अगर ऐसा लग रहा वो फंस गई है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उस वक्त की स्थिति ये थी कि कोई भी विदेशी निवेशक भारत में इस कारण से, क्योंकि भारत का इतना बड़ा क्या नाम है यहाँ पे कारोबार करने के लिए इतनी खिड़कियां थी कि यहाँ आने से लोग घबराया करते थे। और आज मोदी सरकार ने उनके लिए ग्रीन कारपेट एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से रास्ते खोल दिए हैं। आप आए, व्यापार करें। 2014 से पहले भारत में करप्शन था, 2014 से पहले अनियमितताएं थी, उन पर भी हमने अंकुश लगाया है, उन पर भी हमारी जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। तो स्वाभाविक बात है, ये बात हमने उनको बोला, प्रधानमंत्री जी ने, उनका भरोसा भारत पर जमा और वो भारत में आकर के व्यापार कर रहे हैं। हम 12वें नंबर से 5वें नंबर की आज आर्थिक जो पूरी दुनिया में हम कंट्री बने हैं और तीसरे नंबर पर हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक ठोस नीति और डेफिनेटली किसी तरीके का भी करप्शन ना हो, इस प्रकार के प्रयास किए गए, तभी हम जो है प्रगति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को इस चीज को समझने की आवश्यकता है, कांग्रेस को इस चीज को समझने की आवश्यकता है। आप वो तुलना नहीं कर सकते कि आपने उस वक्त में कहा, मगर आज आप क्या कर रहे हैं? आज हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनके बारे में अनर्गल बयानबाजियां कर रहे हैं। हिडेनबर्ग जैसे जो गेम प्लेयर जो हैं, उनकी बात को लेकर के आप एक हवा क्रिएट करके मार्केट को तबाह करने की कोशिश करते, वो सब जग जाए। और आप इस वक्त में विदेश में जाकर के भारत की जो इकोनॉमी है उसके बारे में
ये सब मैं नहीं समझता कि आपने कभी यहाँ पर इस चीज के बारे में कभी पार्लियामेंट में चर्चा भी की। आपके पार्लियामेंट के भाषण को सुनकर के जो काल्पनिक कहानियां होती है इस प्रकार का, मैं तो कई बार सुनने की कोशिश की कि क्या कोई अच्छा सुझाव उन्होंने दिया, क्या इस प्रकार की कोई बात कही जिससे कि भारत को प्रगति हो। केवल एक झूठ का नैरेटिव है। वहां पर भी जाकर के आपने कहा कि भारत का संविधान खतरे में था। अरे क्यों खतरे में था? आप वहां जाकर के जातिवाद की बात कर रहे हैं, जाति गणना की बात कर रहे हैं। क्या अमेरिका में जाति गणना होती है? क्या वहां पर जो है ना हर एक आदमी अपने अपने प्रोफेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? आज यहाँ पर प्रोफेशन के साथ में कोई बढ़ाई का काम करता है, कोई चमड़े का काम करता है, कोई कपड़े बनाने का काम करता है, उन सबकी गणना करना है और उसके बाद में उनको डिवाइड करना है, डिवीजन करना है। पॉइंट टेकन जाटव साहब, नैरेटिव आप लेकर के चल रहे हैं और वो जाकर के वहां पर बयानबाजियां कर रहे हैं। ओके, पॉइंट टेकन। यादव साहब, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि झूठा नैरेटिव आप लेकर के वहां पर जाकर उसका प्रचार कर रहे हैं। आपका काउंटर सर? देखिए, संविधान। ओके यादव साहब, तो आपने भी अपनी बातों को रखा और इसके साथ ही उनके प्रति डर था जो वो डरा